हेलो एवरीवन, मैं प्रशांत पाटीदार एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रयास ऑनलाइन नर्सिंग क्लासेस में। दोस्तों, प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने बात की थी एमनियोटिक फ्लूइड के बारे में और आज हम बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ने वाले हैं, एबनॉर्मेलिटीज़ ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड। जिन दोस्तों ने वो वीडियो नहीं देखी है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक मिल जाएगी, उस वीडियो को एक बार ज़रूर देखें। और चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। हम बात करेंगे एबनॉर्मेलिटीज़ ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड। तो इसमें मेनली दो एबनॉर्मेलिटीज़ देखी जाती है। फर्स्ट होती है ओलिगोहाइड्रोमनियोज और सेकंड होती है पॉलीहाइड्रोमनियोज। दोस्तों, ओलिगो मीन्स क्या होता है? ओलिगो का मतलब होता है कम और पॉली इंडिकेट करता है ज़्यादा को। ठीक है, सो बेसिक जो कॉन्सेप्ट है वो यहीं से क्लियर हो जाती है। अब हम बात करते हैं कि ओलिगोहाइड्रोमनियोज क्यों। ओलिगोहाइड्रोमनियोज इंडिकेट करता है डिक्रीज्ड अमाउंट ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड इन द यूट्रस और पॉलीहाइड्रोमनियोज इंडिकेट करता है इंक्रीज्ड अमाउंट ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड इन द यूट्रस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ठीक है, अब हम बात करेंगे इसमें क्या डिफरेंस होता है जिससे हम लोगों को पता लगता है कि इसे ओलिगोहाइड्रोमनियोज है या इसे पॉलीहाइड्रोमनियोज है। ठीक है, तो इसके लिए हमारे पास एक पैरामीटर होता है जिसे हम बोलते हैं AFI। AFI का फुल फॉर्म होता है एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स। दोस्तों, नॉर्मली जो AFI है वो कितना होना चाहिए? 5 to 25 सेंटीमीटर का होना चाहिए। ठीक है, कितना होना चाहिए? 5 to 25 सेंटीमीटर। लेकिन जब कंडीशन हम बात करते हैं ओलिगोहाइड्रोमनियोज की, तो ओलिगोहाइड्रोमनियोज में लेस देन 5 सेंटीमीटर हो जाएगा AFI जब टर्म की प्रेगनेंसी होगी तब। और जब पॉलीहाइड्रोमनियोज की बात करते हैं तो उस समय AFI 25 सेंटीमीटर से भी बड़ा हुआ मिलेगा। ठीक है, जब 25 सेंटीमीटर से बड़ा हुआ हमें एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स मिलेगा तो वो इंडिकेट करेगा पॉलीहाइड्रोमनियोज को। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं कि कितना फ्लूइड होना चाहिए। AFI तो हम लोगों ने देख लिया, फ्लूइड इंडेक्स था, लेकिन फ्लूइड का वॉल्यूम कितना होना चाहिए। दोस्तों, जब ओलिगोहाइड्रोमनियोज होता है तो वो कब कहलाता है? जब टर्म प्रेगनेंसी पे जो यूट्रस के अंदर एमनियोटिक फ्लूइड है वो लेस देन 200 ml हो। ठीक है, और जब पॉलीहाइड्रोमनियोज की हम बात करेंगे, पॉलीहाइड्रोमनियोज हम कब कहेंगे? जब टर्म के टाइम पे जो एमनियोटिक फ्लूइड का वॉल्यूम है वो मोर देन 2000 ml हो जाए। ठीक है, सो वो वॉल्यूम इंडिकेट करता है पॉलीहाइड्रोमनियोज को। ठीक है, सो बेसिकली यहाँ पर सिर्फ एक जीरो का फर्क है। इधर जब ओलिगोहाइड्रोमनियोज में बात करेंगे हम लोग तो 200 ml से कम हो जाएगा और पॉलीहाइड्रोमनियोज में हम बात करेंगे तो 2000 ml से ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, अब हम बात करेंगे इनके कॉजेस की। दोस्तों, कॉजेस याद करने के लिए हम लोगों ने बहुत अच्छी ट्रिक बनाई है और इसीलिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। कॉजेस में हम लोग बात करेंगे सबसे पहले ओलिगोहाइड्रोमनियोज के कॉजेस की। दोस्तों, एक रितु नाम की लड़की है जिसने एक बहुत अच्छा ऐप बनाया है। ठीक है, सो हम लोग उसी नाम से याद रख सकते हैं, RITU रितु APP। ठीक है, ऐप। सो R इंडिकेट करता है रीनल एजेनेसिस को, I इंडिकेट करता है IUGR इंट्रायूटेराइन ग्रोथ रिटार्डेशन को, T इंडिकेट करता है ट्राइप्लोइडी और U इंडिकेट करता है यूरेथ्रल ऑब्स्ट्रक्शन, A इंडिकेट करता है एमनियोन नोडोसम को, फिर P इंडिकेट करता है प्रोम को और लास्ट में हम बात करेंगे P इंडिकेट करेगा पोस्ट टर्म प्रेगनेंसी को। दोस्तों, अब हम बात करने वाले हैं एक एक एटियोलॉजी के बारे में कि कौन सा कॉजेस कैसे ओलिगोहाइड्रोमनियोज कोज कर सकता है। सबसे पहले हम बात करेंगे रीनल एजेनेसिस। दोस्तों, रीनल एजेनेसिस एक कंजेनाइटल कंडीशन होती है जिसमें जन्म से ही बच्चे के अंदर किडनी नहीं बनती है। ठीक है, ये कंडीशन कहलाती है रीनल एजेनेसिस। दोस्तों, अब हम बात करेंगे कि रीनल एजेनेसिस ओलिगोहाइड्रोमनियोज कैसे कॉज कर सकता है, क्योंकि हमें पता है कि जो फीटस का यूरिन है वो सबसे बड़ा सोर्स होता है हमारे एमनियोटिक फ्लूइड के लिए। और यूरिन कहाँ से बनेगा? अगर फीटस की बॉडी के अंदर अगर किडनी है वेल डेवलप्ड तो वही फिल्ट्रेशन कर करके यूरिन बनाएगी और वही यूरिन हमारा क्या काय में कन्वर्ट हो जाएगा? एमनियोटिक फ्लूइड में। अगर रीनल एजेनेसिस है, किडनी है ही नहीं, तो वो यूरिन नहीं बन पाएगा। ठीक है, और यूरिन नहीं बन पाएगा तो वो ओलिगोहाइड्रोमनियोज में आ जाएगा। फिर हम बात करते हैं IUGR इंट्रायूटेराइन ग्रोथ रिटार्डेशन। जब बेबी की सही से ग्रोथ नहीं होगी, वो सही से विकसित नहीं हो पाएगा, तब क्या होगा? उसकी बॉडी से जो फ्लूइड का डिफ्यूजन होना चाहिए उसकी स्किन से, जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में देखा कि फीटल की स्किन से भी डिफ्यूजन हो जाता है स्टार्ट। अगर वही डिफ्यूजन नहीं हो पा रहा है, IUGR है, इसका इंट्रायूटेराइन ग्रोथ रिटार्डेशन है, उसकी वजह से भी फ्लूइड नहीं बन पाएगा, एमनियोटिक फ्लूइड नहीं बढ़ पाएगा और वही कंडीशन लीड करेगी ओलिगोहाइड्रोमनियोज को। फिर हम बात करते हैं ट्राइप्लोइडी। दोस्तों, ट्राइप्लोइडी क्या होता है? बेसिकली क्रोमोसोम के 2 सेट्स होते हैं। ठीक है, कितने 23 के 2 सेट्स होते हैं हमारी बॉडी में जो 46 क्रोमोसोम्स बनाते हैं। लेकिन ट्राइप्लोइडी की कोई एक रेयर कंजेनाइटल या फिर रेयर क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी होती है जिसमें क्या होता है? 3 सेट हो जाते हैं, 23 टोटली 69 क्रोमोसोम्स के हमारे बॉडी में सेट्स बन जाते हैं। उन कंडीशंस में क्या होता है? ओलिगोहाइड्रोमनियोज की कंडीशन देखी जाती है। फिर हम बात करते हैं यूरेथ्रल ऑब्स्ट्रक्शन के बारे में। यूरेथ्रल ऑब्स्ट्रक्शन में क्या होगा दोस्तों? जब यूरेथ्रा है, बेबी की अच्छी सी किडनी बनी हुई है, वो अच्छे से वर्क कर रही है, वो फ्लूइड भी वापस यूरिन आउट कर रही है, एक्सक्रीट आउट कर रही है, लेकिन अगर उसका यूरेथ्रा है वहीं पे अगर ऑब्स्ट्रक्शन है तो क्या वो फ्लूइड वापस एक्सक्रीट आउट सही से कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। वो फीटस का फ्लूइड जब फीटस का यूरिन जब एक्सक्रीट नहीं हो पाएगा तो वो क्या करेगा? जो एमनियोटिक फ्लूइड है उसका लेवल
कम कर देगा, जब उसका लेवल ही नहीं बढ़ पाएगा तो उसी कंडीशन को हम बोलते हैं ओलिगोहाइड्रोमनियोज। फिर हम बात करते हैं एमनियोसम नोडोसम। फिर हम बात करते हैं एमनियोन नोडोसम के बारे में। दोस्तों ये टर्मिनोलॉजी हो सकता है कि कुछ स्टूडेंट्स के लिए नहीं हो। तो एमनियोन नोडोसम क्या होता है, जो हमारी एमनियोन लेयर होती है, ठीक है, बेसिकली जो फीटस है वो अगर कवर है हमारी यूट्रस के अंदर, तो ये लेयर होती है एमनियोन और ये होती है कोरियोन, ठीक है। सो एमनियोन लेयर है, वहाँ पर अगर किसी टाइप का ट्यूमर हुआ या किसी टाइप की नोड हो गई तो वही नोड क्या लीड कर सकती है, ओलिगोहाइड्रोमनियोस को। कैसे? क्योंकि वहाँ पर सबसे पहली और प्रोटेक्टिव लेयर होती है जो कि हमारे पूरे एमनियोटिक फ्लूइड को, हमारे जो फीटस है उस फीटस को सिक्योर रखती है। अगर वहीं पर किसी टाइप का ट्यूमर हुआ तो वहाँ पर जो फ्लूइड का जो डिपोजिशन है उसका सरफेस एरिया कम हो जाएगा, फ्लूइड कम बन पाएगा और उसी कंडीशन को हम बोल देंगे ओलिगोहाइड्रोमनियोस। फिर हम बात करते हैं PROM, प्रीमेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन। जब जो मेम्ब्रेन्स हैं वो अपने मैच्योर टाइम से रप्चर होने से पहले ही अगर रप्चर हो जाएगी तो क्या होगा, जो फ्लूइड होता है वो बाहर आ जाएगा, ठीक है। जब फ्लूइड कम हो जाएगा, बाहर आ जाएगा, तो वही क्या लीड करेगा, ओलिगोहाइड्रोमनियोस। फिर हम लास्ट में बात करते हैं पोस्ट टर्म प्रेगनेंसी। दोस्तों एक लिमिट होती है, एक टाइम होता है जब टर्म प्रेगनेंसी हो जाती है, 37 वीक से ज़्यादा हो जाती है 40 वीक तक। इस दौरान जो फ्लूइड होता है, एमनियोटिक फ्लूइड, इसका जो लेवल होता है वो नॉर्मल होना चाहिए और हमारे AFI के क्राइटेरिया में फिक्स होना चाहिए। अगर इस AFI के क्राइटेरिया में फिक्स नहीं होता है और अगर टर्म से ज़्यादा टाइम अगर लेती है प्रेगनेंसी, तब क्या कॉज करता है, वो कॉज करेगा ओलिगोहाइड्रोमनियोस। क्यों? क्योंकि उसकी जो टर्म ड्यूरेशन है वो टर्म ड्यूरेशन ओवर हो चुकी है, ठीक है। अब हम बात करते हैं पॉलीहाइड्रोमनियोस के कॉजेस के बारे में, ठीक है। पॉलीहाइड्रोमनियोस के कॉजेस को भी याद करने के लिए एक बहुत शॉर्ट सी ट्रिक बनाई है, MAST, मस्ट, DJ और E, ठीक है। सो सिंपली हम लोग याद रख सकते हैं मस्ट, DJ, E। M इंडिकेट करता है मल्टीपल प्रेगनेंसी को, A इंडिकेट करता है एनेंसिफेली को, S इंडिकेट करता है स्पाइना बाइफिडा को, T इंडिकेट करता है ट्राइसोमी 21 को, D इंडिकेट करता है डुओडेनल एट्रेसिया को, फिर J इंडिकेट करता है जेजुनल एट्रेसिया और लास्ट में E इंडिकेट करता है ईसोफेजियल एट्रेसिया, ठीक है। अब हम एक एक के बारे में बात करने वाले हैं कि हर एक कॉजेस कैसे कॉज कर सकता है पॉलीहाइड्रोमनियोस को, ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे मल्टीपल प्रेगनेंसीज। मल्टीपल प्रेगनेंसीज में क्या होता है, ज़्यादातर इसमें ट्विन बेबी फ्यूजन सिंड्रोम देखा जाता है। क्या होता है, जो ट्विन बेबीज होते हैं वो एक साथ फ्यूज हो जाते हैं, अंदर जो ट्विन बेबी सिंड्रोम है वो एसोसिएटेड होता है कहीं ना कहीं पॉलीहाइड्रोमनियोस की कंडीशन से। फिर हम बात करते हैं एनेंसिफेली। एनेंसिफेली क्या होता है दोस्तों, कंजेनाइटली बेबी का हेड या फिर जो स्कल है वो डेवलप ना हो पाना, वो बिल्कुल भी नहीं बन पाता है, ठीक है। तो वो कंडीशन भी एसोसिएटेड होती है पॉलीहाइड्रोमनियोस की कंडीशन से। फिर हम बात करते हैं स्पाइना बाइफिडा। स्पाइना बाइफिडा और एनेंसिफेली जो हैं ये दोनों कंजेनाइटल न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स होते हैं जो कि विटामिन B2 या विटामिन B की कमी की वजह से देखे जाते हैं बेसिकली। सो ये दोनों एसोसिएटेड होते हैं हमारी पॉलीहाइड्रोमनियोस की कंडीशन के बारे में। जब स्पाइना बाइफिडा है या एनेंसिफेली है तो वो अल्टीमेटली लीड कर देता है पॉलीहाइड्रोमनियोस की कंडीशन को, ठीक है। फिर हम बात करते हैं ट्राइसोमी 21। दोस्तों ट्राइसोमी 21 क्या होता है, ये एक क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी है जो डाउन सिंड्रोम नाम से भी जानी जाती है, ठीक है। जब ट्राइसोमी 21 होगा तो उस कंडीशन में भी पॉलीहाइड्रोमनियोस देखा जाता है, ठीक है। फिर हम बात करेंगे डुओडेनल एट्रेसिया, जेजुनल एट्रेसिया और ईसोफेजियल एट्रेसिया के बारे में। दोस्तों डुओडेनल एट्रेसिया क्या होता है, एट्रेसिया सिंपली क्या होता है, जब ट्यूब होती है वो ट्यूब अपनी कंटिन्यूटी में नहीं रह पाना और ट्यूब का सही से डेवलप नहीं हो पाना, ठीक है। अब हम बात करते हैं डुओडेनल एट्रेसिया की। तो ये हमारी डुओडेनम है, मान लीजिए फॉर एग्जांपल। तो डुओडेनल एट्रेसिया में क्या होगी, डुओडेनम आगे जेजुनम से कनेक्ट ही नहीं हो पाएगी, वहीं पर एंड हो जाएगी, ठीक है। सो क्या होगा, अब वो जो अब क्या होगा, जो फ्लूइड स्वेलो कर रहा है बेबी वो उसके स्टमक तक तो जा ही नहीं पा रहा है, उसके इंटेस्टाइन तक जा नहीं पा रहा है। तो वो फ्लूइड अगर इंटेस्टाइन स्टमक तक जा ही नहीं पाएगा, क्योंकि हमें पता है कि जब बेबी टर्म में होता है, टर्म कंडीशन में फीटस जो होता है तो वो कितना 200 to 300 ml जो एमनियोटिक फ्लूइड है उसको स्वेलो कर लेता है, लेकिन स्वेलो करने के बाद में वो वापस यूरिन आउट भी करता है। अब यहाँ पर उसने स्वेलो कर लिया और यहाँ मान लीजिए कि एट्रेसिया है डुओडेनम में, ठीक है। तो डुओडेनम में अगर एट्रेसिया है तो वो फ्लूइड के आगे जा पाएगा, बिल्कुल नहीं जा पाएगा। जब वो फ्लूइड आगे जा ही नहीं पाएगा तो यहाँ पर ब्लॉकेज हो जाएगा। ब्लॉकेज हो जाने की वजह से जो एक्स्ट्रा जो हमारे यूट्रस है, ये यूट्रस है, यूट्रस के अंदर जो फ्लूइड रहेगा, जो हमारा एमनियोटिक फ्लूइड रहेगा, वो वापस कहाँ नहीं जा पाएगा, डुओडेनम में नहीं जा पाएगा, क्योंकि वहाँ पर तो ब्लॉकेज है। अब वो कि वही फ्लूइड अब यहाँ से तो बन रहा है ना, ठीक है, यूट्रस के अंदर तो फ्लूइड बन रहा है। जब वो फ्लूइड एक्सेसिव बनता जाएगा और यहाँ पर ब्लॉकेज की वजह से वो आगे नहीं बढ़ पाएगा तो वही लीड करेगा
पॉलीहाइड्रोमनियोस की कंडीशन को। ठीक वैसी की वैसी कंडीशन होती है जेजुनम एट्रेशिया और इसोफेजियल एट्रेशिया। जेजुनम एट्रेशिया में क्या होगा, जो जेजुनम है वहाँ पर ऑब्स्ट्रक्शन होगा, वहीं पर जो जेजुनम है वो एंड हो जाएगी, ठीक है। सो वो आगे अपनी कनेक्टिविटी खो देगी। जब वो आगे अपनी कनेक्टिविटी खो देगी तो वो फ्लूइड को आगे जाने नहीं देगी और वहीं पे ऑब्स्ट्रक्शन होगा। अब मान लीजिए फॉर एग्जांपल अगर पानी है, ठीक है, अगर एक नदी का पानी है, हम लोगों ने बांध बनाया, ठीक है, ये इसको समझिए आप बांध, ठीक है, जेजुनम को या फिर इसोफेजस को आप समझिए बांध। अगर आपने बांध लगा दिया, ठीक है, बांध बंद कर दिए, तो क्या होगा, जो पानी है वो कहाँ तक आएगा, ठीक है, जितना उसकी कैपेसिटी है तब तक तो आएगा, लेकिन जब वो स्टॉक हो जाएगा तब क्या होगा, जो जहाँ से आ रहा है वहाँ पर पानी का लेवल बढ़ जाएगा, ठीक है। ठीक वैसे ही होता है, ये यूट्रस से जो एमनियोटिक फ्लूइड आ रहा है वो यहाँ तक आएगा जब वो ऑब्स्ट्रक्शन देखेगा, जो एट्रेशिया देखने को मिलेगा, तो उस एट्रेशिया की वजह से वो फ्लूइड आगे नहीं आ पाएगा। जब वो फ्लूइड आगे नहीं आ पाएगा वही लीड करेगा पॉलीहाइड्रोमनियोस की कंडीशन को, ठीक है। इसके क्लिनिकल फीचर्स की बात करें तो ओलिगोहाइड्रोमनियोस के कोई स्पेसिफिक क्लिनिकल फीचर्स देखने को नहीं मिलते हैं, लेकिन पॉलीहाइड्रोमनियोस की कंडीशन में कुछ स्पेसिफिक क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस देखने को मिल सकते हैं। वो है एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट रहेगा, एडिमा ऑफ फीट, जो फीट है उसमें एडिमा देखने को मिलेगा, क्योंकि बॉडी के अंदर फ्लूइड का लेवल बढ़ा हुआ है तो एडिमा तो देखने को मिल सकता है। फिर बात करेंगे हम यूटेराइन एनलार्जमेंट, क्योंकि यूट्रस के अंदर फ्लूइड ज़्यादा है तो एनलार्जमेंट दिखेगा। फिर इंक्रीज्ड एब्डोमिनल गर्थ, क्योंकि एब्डोमिनल गर्थ भी बढ़ी हुई दिखेगी क्योंकि वहाँ पर जो फ्लूइड है वो बढ़ा हुआ है। फिर एडिमा, कहाँ का एडिमा देखने को मिलेगा, वल्वा, लेग्स एंड एब्डोमेन में भी एडिमा देखने को मिल सकता है। फिर लास्ट में क्या आ सकता है, डिफिकल्टी इन डिटेक्टिंग फीटल पार्ट एंड फीटल हार्ट रेट, ठीक है। क्यों डिफिकल्टी रहेगी फीटस पार्ट को डिटेक्ट करने में, क्योंकि वहाँ पर फ्लूइड पहले से बहुत ज़्यादा बिल्ट है और जो फीटस है वो अंदर की तरफ है, तो हम लोग जब पाल्पेट करेंगे तो हमें सिर्फ फ्लूइड पाल्पेट हो पाएगा, फीटस के पार्ट पाल्पेट होने में थोड़ी सी डिफिकल्टी आएगी, ठीक है। और फीटल हार्ट साउंड या फीटल हार्ट रेट को भी हम लोगों को असेस करने में टाइम लग सकता है, ठीक है। सो ये हमारे कुछ क्लिनिकल फीचर्स हो गए पॉलीहाइड्रोमनियोस के। अब हम बात करते हैं ट्रीटमेंट की। सो ट्रीटमेंट की हम लोग बात करते वक्त स्टार्ट करेंगे ओलिगोहाइड्रोमनियोस के ट्रीटमेंट से। तो ओलिगोहाइड्रोमनियोस में क्या होता है, जैसे हम लोगों को पता है एमनियोटिक फ्लूइड का लेवल बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, 200 ml से भी कम हो जाता है, तो उसमें क्या करेंगे, हम लोग नॉर्मल सलाइन का इन्फ्यूजन करेंगे और उसी प्रोसेस को हम बोलते हैं एमनियोन इन्फ्यूजन, ठीक है। एमनियोन जो लेयर होती है उसके अंदर हम लोग नॉर्मल सलाइन को इन्फ्यूज़ करेंगे, लेकिन कितना इन्फ्यूज़ करना है, 500 ml। और 500 ml को भी इन्फ्यूज़ करने के लिए हम लोगों को एक बात ध्यान रखना है कि वो हमें इन्फ्यूजन 1 आवर के अंदर कंप्लीट करना है। अब 1 आवर में 500 ml हमको इन्फ्यूज़ करना है, तो क्या करेंगे, जो फर्स्ट 30 मिनट्स है उन फर्स्ट 30 मिनट्स में हम लोग कितना इन्फ्यूज़ करेंगे, 250 ml, ठीक है, नॉर्मल सलाइन। जो सेकंड 30 मिनट्स है उन 30 मिनट्स में हम लोग क्या करेंगे, जो बचा रिमाइनिंग 250 ml नॉर्मल सलाइन है अभी हम लोग पुश कर देंगे, ठीक है। सो ये हम लोगों ने इन्फ्यूजन कर दिया, यही होगा ट्रीटमेंट ओलिगोहाइड्रोमनियोस के लिए। चलिए अब हम बात करते हैं ट्रीटमेंट ऑफ पॉलीहाइड्रोमनियोस। दोस्तों पॉलीहाइड्रोमनियोस के ट्रीटमेंट के लिए क्या करेंगे, प्रोटीन रिच डाइट देंगे, ताकि क्योंकि उसकी बॉडी के अंदर जो एडिमा है वो एडिमा थोड़ा सा हम लोग सप्रेस कर सकें, उसको ट्रीट कर सकें, उसको रिकवर कर सकें और फिर एमनियोसेंटेसिस कर सकते हैं। ये एक सर्जिकल प्रोसीजर होता है, माइनर प्रोसीजर, जिसके अंदर क्या करते हैं, जो एमनियोटिक फ्लूइड है उसको हम लोग एक सिरिंज के थ्रू या फिर एक निडल के थ्रू उस एक्सेसिव एमनियोटिक फ्लूइड को हम लोग एस्पायरेट कर लेते हैं, उसको हम लोग वापस एस्पायरेट कर लेते हैं, ठीक है। फिर एक आता है एंडोमेथासिन और बीटामेथासोन, ये जो दोनों ड्रग्स होती हैं ये क्या काम करती है, जो एक्सेसिव अमाउंट में फ्लूइड है उस फ्लूइड का लेवल, उस फ्लूइड का वॉल्यूम कम कर देती है, ठीक है। सो पॉलीहाइड्रोमनियोस अल्टीमेटली ट्रीट हो जाता है। नर्सिंग इंटरवेंशन की अगर हम बात करें तो हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को प्रोटीन रिच डाइट देना है और पेशेंट को बोलना है कि जितना ज़्यादा आराम कर सके उतना ज़्यादा उसकी हेल्थ के लिए बेनिफिशियल रहेगा। पेशेंट को और एजुकेट भी करना है कि जब वो डिफिकेशन करे तब ज़्यादा प्रेशर ना लगाए, ताकि उसकी जो फीटस है उसके ऊपर कोई नेगेटिव इंपैक्ट ना पड़े। पॉलीहाइड्रोमनियोस के क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिल सकते हैं। पॉलीहाइड्रोमनियोस के कॉम्प्लिकेशन याद रखने के लिए हम लोगों को सिर्फ 3 P याद रखना है, ठीक है। फर्स्ट है प्री एक्लेम्शिया, सेकंड है PROM, प्रीमेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन, और थर्ड आता है प्लेसेंटा अब्रप्शियो या फिर अब्रप्शियो प्लेसेंटा। और उसके साथ साथ क्या देखने को मिल सकता है, पोस्टपार्टम हेमरेज भी हमें देखने को मिल सकता है। ये हो गए मैटरनल कॉम्प्लिकेशंस। लेकिन अगर हम फीटल कॉम्प्लिकेशन की बात करें, या तो प्रीमेच्योरिटी देखने को मिल सकती है या फिर माल प्रेजेंटेशन देखने को मिल सकता है। सो दोस्तों ये थी आज की हमारी क्लास। अगर आपको हमारी क्लास पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। प्रयास ऑनलाइन नर्सिंग एकेडमी के साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।